हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो है हमारा सेट नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व या द्रव। तो प्रति इकाई द्रव्यमान यानी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, तो डेंसिटी कहते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, घनत्व या डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, घनत्व या डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसी एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो वेग, गति, त्वरण या समय। तो वेग हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो अगर कोई निश्चित दिशा में कोई वस्तु गति कर रही है तो हम उसे हम वेग कहते हैं। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस वेग और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जान लेते हैं। वेलोसिटी और स्पीड, ये चीज़ आप लोग बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे। वेलोसिटी में क्या है कि वेलोसिटी एक निश्चित डायरेक्शन में जो गति की जाती है वस्तु के द्वारा, एक निश्चित डायरेक्शन में, यानी हम इधर से मान लीजिए वेस्ट टू इस डायरेक्शन में हम गति कर रहे हैं तो इस गति को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। लेकिन स्पीड में क्या होता है कि स्पीड में जो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। ठीक है, स्पीड में जो गति, स्पीड जो है इसमें हम डायरेक्शन फिक्स नहीं करते। इसमें जो है गति हमारा किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी दिशा में की गई गति को हम स्पीड कहते हैं। लेकिन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में की गई वस्तु की गति को हम वेलोसिटी कहते हैं। बाकी जो वेलोसिटी अगर एक इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया तो ये कैसा क्वांटिटी बनेगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। बाकी जो स्पीड में इसमें सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है और इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसा क्वांटिटी बनेगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि बनेगा। और वेलोसिटी हिंदी में वेक्टर के कहते हैं तो ये सदिश राशि बनेगा। ठीक है, स्पीड कैसा है तो अदिश राशि है और वेलोसिटी कैसा है तो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम, फैराडे के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या ओम्स का नियम। तो जिस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो इसमें जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, ये जब हम किसी वस्तु को क्या पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उस वस्तु को जो है नीचे से एक फोर्स लगता है, नीचे से एक फोर्स काम करता है जिसे हम उत्प्लवन बल या बुयांसी फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कितना होगा, जितना वस्तु के द्वारा पानी को स्थापित किया जाएगा यही इस फोर्स का वैल्यू होगा। तो इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की गति विभिन्न माध्यम में कितना है, तो स्टील में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5960 किलोमीटर पर सेकेंड। निकेल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकेंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर जो सत्य कथन हो जाएगा ये केवल बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की जो चाल होती है निकेल में ये 6040 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। एक समतल के दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी, तो असली और सीधी, आभासी और सीधी, असली और उल्टी, आभासी और उल्टी। तो एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई जो छवि है ये हमेशा आभासी और सीधी होती है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश का विस्थापन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तांबा सल्फेट यानी CuSO4 में जब हम Zn को मिलाते हैं तो किसका विस्थापन होगा, क्योंकि Zn जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी जो है किस विस्थापन होगा तो ये विस्थापन किसका हो जाएगा, तो कॉपर का यानी तांबा का हो जाएगा। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विस्थापन करके क्या बना जाएगा, तो ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो ZnSO4 पड़ेगा प्लस Cu जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन किसका हो जाएगा, तो कॉपर यानी तांबा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी और स्टील, तांबा निकेल मिश्र धातु या स्टील और पीतल। तो 1 और 2 रुपए का सिक्का जो है ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा। मीथेन में कितने एकल बंध मौजूद होते हैं? ठीक है, मीथेन में कितने एकल बंध होते हैं? तो 6, 5, 7 या 4। तो मीथेन में जो है टोटल 4 एकल बंध होता है। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? जैसे कार्बन का हो गया 6, तो ये हो जाएगा 2 और 4। तो इसे अपना स्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए, तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लेता है। तो ये टोटल एकल बंधन यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन के साथ? तो एकल बंधन जो टोटल हो गया 4 एकल बंधन हो गया हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिरका में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सिरका में उपस्थित जैविक अम्ल क्या है? तो मिथोनोइक अम्ल, इथोनोइक अम्ल, प्रोपोनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो सिरका में उपस्थित जैविक जो अम्ल है इसे हम इथानोइक अम्ल कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इथोनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? तो CH3CEOH, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, ये इथोनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो काकरापारा कहाँ पर है? तो राजस्थान में, कर्नाटक में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये गुजरात में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट भी है जो परमाणु स्टेशन, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे बात किया जाए तारापुर, ये भारत का पहला परमाणु स्टेशन था। तो तारापुर कहाँ पर है? तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बात किया जाए रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद बात किया जाए कैगा, ठीक है, कैगा कहाँ पर है? तो कैगा जो है ये कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद बात किया जाए नरोरा, ठीक है, नरोरा कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। नरोरा कहाँ पे? यूपी में। और बच गया जैसे कुंडनकुलम, ठीक है, कुंडनकुलम, और एक है कल्पक्कम एवं कुंडनकुलम और कल्पक्कम, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों जो है तमिलनाडु में है, ठीक है, कुंडनकुलम और कल्पक्कम जो है ये दोनों कहाँ पर है? तो ये दोनों जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हो गया कुंडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में। बाकी काकरापारा तो अभी बता दिया ये कहाँ पर है? तो गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें होमोडेंट यानी एक जैसे दांत पाए जाते हैं? तो मछली में, मानव में, तेंदुआ में या घोड़ा में? तो एक जैसा दांत यानी मानव में तो एक जैसा दांत नहीं होता, सबका जो दांत का आकार होता है छोटा बड़ा होता है। तेंदुआ और घोड़ा में भी छोटा बड़ा होता है। तो एक जैसा दांत जो है ये मछली में पाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारी की धड़कन यानी पल्स भी डैश में मापी जाती है, ठीक है, नारी की धड़कन हम किससे मापते हैं? तो तंत्रिका से, कोशिका से, शिरा से या धमनी से? तो नारी की धड़कन जो है ये धमनी से मापी जाती है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश मस्तिष्क का भाग जो है सोचने वाला मुख्य भाग है, ठीक है, सोचने का काम किस मस्तिष्क से होता है? तो मेंडुला से, अग्र मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से या मध्य मस्तिष्क से? तो सोचने वाला जो काम होता है ये अग्र मस्तिष्क से होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विल्सन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो विल्सन को आप ऐसे हिंदी में से पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका जो इंग्लिश में नाम होता है टेस्टिस होता है, ठीक है, इंग्लिश में नाम क्या होता है? टेस्टिस। तो टेस्टिस से क्या निकलेगा? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए विल्सन का जो है आप इंग्लिश नाम याद रखिए, इंग्लिश में इसका नाम क्या है? तो टेस्टिस। तो टेस्टिस से कौन सा जो है हार्मोन निकलेगा? तो टेस्टोस्टेरोन, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन विल्सन से निकलता है, विल्सन का इंग्लिश नाम टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फूल वाला जो भाग है जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, बीजांडासन, अंडवाहिनी। तो फूल का आधार जिस भाग पर उपस्थित होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं, यानी थैलमस कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्पासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थैलमस। अब बाह्य दलपुंज क्या है? ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रंध्रों के बंद होने पर पत्तियों के गिरने में मदद करता है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो हार्मोन है रंध्र के बंद होने पर पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकिनिन? तो रंध्रों के बंद होने पर पत्तियों के गिरने में जो मदद करता है ये एब्सिसिक अम्ल है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सा कानून यानी मेडिकल लीगल का नाम क्या है? ठीक है, जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो विश्लेषण, कासा मेडिको,
ऑटोलेप्सी या ऑटोप्सी। तो जब पोस्टमार्टम वाला जो क्रिया होते हैं हम ऑटोप्सी कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो एक्सीडेंट के बाद जो व्यक्ति मर जाते हैं और उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का अर्थ क्या है? ठीक है, एसएपी का अर्थ क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सेल्स एलोकेशन परचेज, सिस्टम ऑथराइजेशन प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का जो फुल फॉर्म है ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एसएपी का बहुत कोई कोर्स भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन ने 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, या इनमें से कोई नहीं। तो 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप से बदल दिया जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिनूक संदर्भित करता है। ठीक है, चिनूक क्या है? तो एक ध्रुवीय अनुसंधान स्टेशन को, एक हेलीकॉप्टर को, एक विषाणु जनित रोग को, या उपयुक्त में से सभी। तो चिनूक क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा एक बनाया गया हेलीकॉप्टर है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड, या हार्डवेयर। तो सेट ऑफ प्रोग्राम को आप सभी को पता है क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, एक्सेल, एक्सेल सॉफ्टवेयर का पार्ट में आ जाएगा। प्रिंट प्रिंट जितने भी ड्राइवर होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के पार्ट में आ जाएंगे। पावर पॉइंट ये भी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट यहाँ जो है हार्डवेयर का पार्ट हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? ठीक है, कौन सा जो डिवाइस है ये कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन भेजता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो कंट्रोल, शिफ्ट, टैब और विंडोज। तो यहाँ पर जो मॉडिफायर की नहीं है वो है टैब, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो कंट्रोल, शिफ्ट, विंडोज है ये तीनों को हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। ठीक है, माउस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो सूचना कहाँ जाएगी? डॉक्यूमेंट में, वीडियो कार्ड में, CPU में, या हार्ड ड्राइव में। तो माउस पर डबल क्लिक करने पर जो इन्फॉर्मेशन है वो CPU में जाएगी, यानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ड्रम, पेन, प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, या डिजिटल कैमरा। तो यहाँ पर जो डिजिटल कैमरा है ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डिजिटल कैमरा कैसा डिवाइस है? तो एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज का माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, या कीबोर्ड। तो यहाँ पर जो स्टोरेज का माध्यम नहीं हो जाएगा ये कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय यानी व्यवसाय में, रेखा चित्र में, विज्ञान में, या वाणिज्य में। तो फॉर्ट्यून जो है ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है उसमें यूज होता है फॉर्ट्यून। फॉर्ट्यून का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माप की निम्नलिखित इकाइयों में कौन सी माप इकाई आकार में सबसे अधिक है? पेटाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, या किलोबाइट। तो टेरा के बाद आता है पेटा, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो सबसे लंबी इकाई हो जाएगी या सबसे अधिक है जिसका क्षमता होगा ये पेटाबाइट का हो जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होते हैं या कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं? तो सीधे रेखा पथ पर, घुमावदार पथ पर, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है? इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, या
एक्स्ट्रानेट। तो किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने की युक्ति है मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो परिवर्तित करते हैं उसे हम मॉडेम कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, ईमेल जितना भी ईमेल आता है तो वो जहाँ पर स्टोर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स या हार्ड डिस्क। तो ईमेल का जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोग्राम जिसने अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां मतलब जो अपनी ही कॉपी बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो वार्म, वायरस, ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपनी ही प्रति बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है और दूसरे जो है प्रोग्राम को संक्रमित करता है उसे हम वायरस कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या करके हम स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। तो बूट, प्रोग्राम, एग्जिट या फोल्डर। तो एग्जिट करके हम अपने स्क्रीन या प्रोग्राम से निकल सकते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। हेल्प मेन्यू कहाँ पर उपलब्ध होता है, एंड पे, स्टार्ट पे, टर्न ऑफ पे या इनमें से कोई नहीं। तो हेल्प मेन्यू का बटन जो है स्टार्ट पर उपलब्ध होता है, यानी स्टार्ट पर होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका उदाहरण है। एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में जब हम फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल+A, कंट्रोल+N, कंट्रोल+O या Alt+O। तो एमएस वर्ड में जो हम फाइल खोलने के लिए जिसका यूज करते हैं वो है कंट्रोल+O, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को डैश कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो मर्ज, ज्वाइनिंग, शेयरिंग या स्प्लिटिंग। यहाँ पर आप मर्ज लिख लीजिए, MERG। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने के प्रोसेस को हम मर्ज कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस या कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन। तो CDMA का जो फुल फॉर्म है ये कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।